हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार की बड़ी पहल। विभिन्न राज्यों में बनाए जाएंगे नियंत्रण केंद्र, मजदूरों को मिलेगा कई लाभ। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य सरकार एक बड़ी पहल करने जा रही है। सरकार प्रवासी मजदूरों के हित के लिए झारखंड राज्य प्रवासी सुलभ सहायता योजना शुरू कर रही है। इस योजना के तहत राज्य के बाहर नए प्रवासी नियंत्रण केंद्र की स्थापना की जाएगी। झारखंड राज्य प्रवासी सुलभ सहायता योजना के तहत 5 विभिन्न राज्यों में प्रवासी नियंत्रण केंद्र बनाया जाएगा। इसके अलावा राज्य में प्रवासी कोषांग भी स्थापित किए जाएंगे। नियंत्रण केंद्र बनाए जाने के लिए 5 राज्यों के चयन के लिए श्रम विभाग द्वारा कार्यवाही शुरू कर दी गई है। 5 विभिन्न राज्यों में बनने वाले यह नियंत्रण केंद्र झारखंड के प्रवासी मजदूरों के हित में काम करेगा। नियंत्रण केंद्र की सहायता से प्रवासी मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। इसके अलावा अगर कभी प्रवासी मजदूरों के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उस परिस्थिति में राहत देने का काम करेगा। श्रम विभाग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना भी तैयार की है। इस योजना के तहत विदेशों से मुक्त कराए श्रमिकों और विदेश में मृत श्रमिकों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव पहुंचाया जाएगा। इस दौरान श्रमिकों को वापस लाने में रेल या वायुसेना पर होने वाला पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। बोकारो में नक्सली एनकाउंटर के बाद फिर मिली पुलिस को बड़ी सफलता। महिला समेत 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। बोकारो जिले के गोमिया इलाके में सोमवार को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। इस एनकाउंटर में 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी मारा गया था। इधर मंगलवार को सुरक्षा बलों ने एक महिला सहित 2 नक्सलियों को धर दबोचा है। गिरफ्तार 2 नक्सलियों में से एक घायल अवस्था में इलाज करवाते पकड़ा गया है। सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने महिला नक्सली अनीता और नक्सल कैडर दयानंद को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को हुए एनकाउंटर में कई नक्सलियों के घायल होने की बात सामने आई थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल के आसपास कई किलोमीटर तक सघन सर्च अभियान चलाया। सुरक्षा बलों की सर्च ऑपरेशन के दौरान एक व्यक्ति के गोली से घायल होने की सूचना मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उस घर को घेर लिया जहां पर घायल व्यक्ति इलाज करवा रहा था। अंदर जाने पर नक्सली कैडर दयानंद घायल अवस्था में पकड़ा गया। दयानंद को 2 गोलियां लगी थी। उसके पास से 2 हथियार भी बरामद किए गए हैं। दयानंद का इलाज अब पुलिस की सुरक्षा में करवाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के बाद सबसे बड़ा हमला, 27 मौतें। आतंकियों ने टूरिस्ट के नाम पूछकर गोली मारी। नेपाल, यूएई के 2 टूरिस्ट मारे गए। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने मंगलवार को पर्यटकों पर फायरिंग की, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक यूएई और एक नेपाल का पर्यटक और 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। बाकी पर्यटक यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के हैं। घटना मंगलवार दोपहर करीब 2:45 पर पहलगामा के बैसारन घाटी में हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने यूपी से आए शुभम द्विवेदी से नाम पूछा और फिर उसके सिर में गोली मार दी। शुभम की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। वो हनीमून पर यहां आया था। आतंकियों ने दूसरे पर्यटकों पर फायरिंग करते हुए भाग निकले। हमले की जिम्मेदारी तस्कर ए तैयबा ने ली है। प्रशासन ने आतंकी हमले में 1 मौत की बात कही थी, लेकिन करीब 4 घंटे बाद न्यूज एजेंसी ने 26 मौतों की जानकारी दी। घटना में 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पहलगामा में हमले वाले इलाके को घेर लिया है। हेलीकॉप्टर से भी नजर रखी जा रही है। झारखंड में प्रचंड गर्मी से जीना मुहाल, हीट वेव का अलर्ट, कब से बरसेंगी राहत की बूंदें। झारखंड में चिलचिलाती धूप और उमस से जीना मुहाल हो गया है। आज बुधवार को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया है कि आज 23 अप्रैल को राज्य के उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं गर्म और उमस की स्थिति रह सकती है। इस बाबत येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कल 24 अप्रैल को भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। 25
अप्रैल से हीट वेव परेशानी बढ़ाएगी, वहीं 26 अप्रैल से राहत की बारिश का अनुमान है। झारखंड में 25 अप्रैल को हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं लू का कहर देखने को मिल सकता है। 26 अप्रैल को भी हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। उमस, गर्मी और लू के बाद झारखंड के मौसम में बदलाव दिखेगा। हालांकि 26 अप्रैल को मौसम के मिजाज बदला सा रहेगा। राज्य के उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भागों में तेज हवाओं के झोंके के साथ बारिश हो सकती है। गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में 28 अप्रैल तक गरज के साथ बारिश हो सकती है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश 6.1 मिलीमीटर पाकुड़ के जो है अमरापाड़ा में हुई। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 43.6 डिग्री डाल्टनगंज में दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस गुमला में दर्ज किया गया है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का फाइनल रिजल्ट जारी। प्रयागराज की शक्ति दुबे पहले, हरियाणा की हर्षिता गोयल दूसरे नंबर पर। टॉप 5 में 3 लड़कियां। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। प्रयागराज की शक्ति दुबे ऑल इंडिया टॉपर बनी हैं। कुल 1009 कैंडिडेट्स का नाम मेरिट लिस्ट में शामिल है। मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर रिलीज की गई है। यूपी के प्रयागराज की शक्ति दुबे ने ऑल इंडिया टॉप किया है। शक्ति ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है। परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट थे। ये उनका 5वां अटेम्प्ट था। पिछले अटेम्प्ट में वो 12 नंबर से कटअप क्लियर करने में रह गई थी। उनके पिता का नाम देवेंद्र दुबे है। झारखंड के जरहिया गांव की आस्था सरन ने यूपीएससी में हासिल की 354वीं रैंक, गांव को दिलाई राष्ट्रीय पहचान। झारखंड के एक छोटे से गांव जरहिया की बेटी आस्था सरन ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 354वीं रैंक हासिल कर पूरे राज्य को गौरवान्वित किया है। उनकी इस उपलब्धि ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे गाँव को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। जहाँ आमतौर पर छोटे और दूर दराज गाँव को मुख्य धारा से कटे हुए माना जाता है, वही आस्था की सफलता ने यह धारणा बदल दी है। जरहिया जैसे छोटे गांव की इस होनहार बेटी ने यह साबित कर दिया है कि अगर जुनून और मेहनत हो तो संसाधनों की सीमाएं भी रास्ता रोक नहीं सकती। आस्था सरन की सफलता महज एक रैंक नहीं बल्कि एक संदेश है कि छोटे गांवों की बेटियां भी अगर मौका और मार्गदर्शन पाए तो देश की सबसे कठिन परीक्षा को भी पार कर सकती है। उनकी इस उपलब्धि से न सिर्फ उनके माता पिता बल्कि पूरे गांव में जश्न का माहौल है। रांची डीसी ने की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की समीक्षा बैठक। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में योजना के लाभुकों के आधार सीडिंग, भौतिक सत्यापन और अनुश्रवण पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि जिन लाभुकों को 3 अप्रैल 2025 या उसके बाद 7500 रुपए की एक मुफ्त सम्मान राशि मिली है, उनके लिए पंचायतवार आधार सीडिंग कैंप लगाए जाएंगे। वहीं 11 मार्च 2025 या बाद में राशि प्राप्त करने वाले लाभुकों को कैंप में आने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनके खाते पहले से आधार से जुड़े हुए हैं। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि आंगनबाड़ी सेविकाएं उन लाभुकों की सूची तैयार करेंगी जिनका सत्यापन प्रपत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। सीडीपीओ और महिला सुपरवाइजर को शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। धनबाद में तालाब में डूबने से 2 सगी बहनों की दर्दनाक मौत। धनबाद जिले के बरवाडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोहार बरवा गांव के पास मंगलवार की दोपहर को खेलते समय 2 मासूम बच्चियां तालाब में डूब गई, जिससे उनकी जान चली गई। मृतकों की पहचान लोहार बरवा निवासी स्वीटी जो कि 7 वर्ष की थी और राधा जो 8 वर्षीय के रूप में पहचान हुई है। दोनों बच्चियां सगी बहनें थी। घटना की जानकारी मिलते ही बच्चों के परिजन तुरंत हरकत में आए और उन्हें इलाज के लिए धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने दोनों बच्चियों को मृत घोषित कर दिया। इस घटना से पूरे परिवार में मातम छा गया है। बच्चियों के परिजन शिव कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार दोपहर को स्वीटी और राधा गांव के पास स्थित तालाब के किनारे खेल रही थी। खेलते खेलते दुर्भाग्यवश दोनों बच्चियां गहरे पानी में गिर गई। आसपास मौजूद लोगों ने जब यह देखा तुरंत परिजन को सूचित किया। सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और बच्चियों को तालाब से बाहर निकाला गया। बिना देर किए हुए उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 7 और 8 वर्ष की 2 सगी बहनों की इस तरह असामयिक मृत्यु से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे क्षेत्र में गम का माहौल है।
पश्चिमी सिंहभूम में 8 साल की बच्ची से रेप, आम तोड़ने गई नाबालिग को युवक जबरन नदी पार ले गया, ग्रामीणों ने पकड़ा। पश्चिमी सिंहभूम के सोनवा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सोमवार शाम को एक 8 वर्षीय बच्ची आम बागान में आम तोड़ने गई थी। सारंडिया पोष गांव के 30 वर्षीय सीताराम गिलवा ने बच्ची को अकेला देखा। आरोपी बच्ची को जबरन उठाकर नदी पार ले गए। वहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की चीख सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने बच्ची को बचाया और आरोपी को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने पहले आरोपी की जमकर पिटाई की, फिर पुलिस को सूचना दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सोनवा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 65, 2 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4(8) के तहत मामला दर्ज किया। मंगलवार को आरोपी को जेल भेज दिया गया। अडानी एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में फिर उठा बहाली का मुद्दा, सांसद ने दी 24 अप्रैल को बंदी की चेतावनी। धनबाद स्थित अडानी एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में वर्ष 2020 में हटाए गए 20 अस्थायी और 2 स्थायी कर्मचारियों की पुनर्बहाली की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। इससे लेकर एटेक से जुड़ी यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के केंद्रीय सचिव और धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने 9 अप्रैल को फैक्ट्री के प्लांट निदेशक को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सांसद महतो ने साफ कहा है कि 23 अप्रैल तक सभी बर्खास्त कर्मियों को फिर से काम पर लिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस समय सीमा तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो 24 अप्रैल को फैक्ट्री के संचालन को पूरी तरह से ठप कर दिया जाएगा। सांसद ने यूनियन और पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि 24 अप्रैल की प्रस्तावित बंदी को पूरी तरह से सफल बनाया जाए। इससे फैक्ट्री प्रबंधन और यूनियन के बीच तनाव की स्थिति बनती दिख रही है और संभावना है कि आने वाले दिनों में यह विवाद और भी गहराएगा। देवेंद्र नाथ महतो की डीसी से मांग, बीट संख्या के आधार पर हो चौकीदार बहाली वरना आंदोलन। झारखंड गठन के 25 साल बाद पहली बार चौकीदार के रिक्त पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन रांची जिले में इस प्रक्रिया को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगने लगे हैं। इन्हीं शिकायतों को लेकर जेएलकेएम के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो ने उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। महतो ने यह ज्ञापन रांची के जिला नजारत उप समाहर्ता डॉक्टर सुरेश कुमार को सौंपा और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की। उन्होंने कहा कि विज्ञापन संख्या 1/2024 के तहत रांची जिले में चौकीदार के रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। स्क्रूटनी के बाद 6564 आवेदकों को योग्य पाया गया, जिनकी लिखित परीक्षा 27 अप्रैल को आयोजित की जानी है। इसके लिए राजधानी रांची में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हालांकि कई आवेदकों के प्रवेश पत्र या तो डाउनलोड नहीं हो रहे हैं या उनमें त्रुटियां पाई जा रही है। महतो ने दावा किया है कि परीक्षा प्रक्रिया में सेटिंग गेटिंग की शिकायतें भी सामने आ रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि चौकीदार बहाली में स्थानीयता का ध्यान रखते हुए बीट संख्या के आधार पर खतियानधारी मूल झारखंडियों को ही नियुक्त किया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। महतो ने प्रशासन से मांग की है कि सभी योग्य आवेदकों का प्रवेश पत्र समय से निर्गत किया जाए और सभी तकनीकी त्रुटियों को परीक्षा से पहले ही सुधार लिया जाए। संजय सेठ ने बालू के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने को मुख्य सचिव से की टास्क फोर्स का गठन करने की मांग। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने मुख्य सचिव झारखंड को पत्र लेकर रांची सहित दूसरे हिस्सों में हो रहे बालू के अवैध कारोबार पर रोक लगाने की मांग की है। इस मामले में अविलंब राज्य स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की भी मांग की है। अवैध बालू कारोबारियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की भी अपील की गई है। संजय सेठ ने चिंता जताते हुए कहा है कि बालू के अवैध कारोबार के कारण नदियों और उन पर बने पुलों के अस्तित्व पर भी संकट है। मामला सिर्फ नदियों से बालू के कारोबार तक का नहीं है, या प्रकृति के साथ भी छेड़छाड़ का है। अवैध बालू कारोबारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे अधिकारियों तक को अपने निशाने पर ले रहे हैं। रांची के एसडीओ उत्कर्ष कुमार और जिला खनन पदाधिकारी को भी उन्होंने पिछले दिनों कुचलने का प्रयास किया था। अखबारों में खबर भी छपी थी, पर प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बालू के अवैध कारोबार के कारण आम लोगों को उचित दर पर बालू नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए इतनी राशि का भुगतान करना पड़ रहा है जो उनकी हैसियत से बाहर होता है। सीएम हेमंत का बार्सिलोना दौरा, टेस्ला ग्रुप से अहम मुलाकातें, औद्योगिक साझेदारियों और खेल पर जोर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों बार्सिलोना के दौरे पर है, जहां उन्होंने निवेश, खेल विकास और उद्योग से जुड़ी कई अहम बैठकों में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चेकोस्लोवाकिया की टेस्ला ग्रुप एएस के सीईओ और सह संस्थापक दुशान लिचार्ड से भी मुलाकात की। उन्होंने झारखंड में एक जीआईजीए फैक्ट्री स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जहां रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने के लिए कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैटरी स्टोरेज प्रोडक्शन का निर्माण होगा।
यह प्लांट रोमानिया के ब्राइला शहर में कंपनी की हालिया निवेश योजना की तर्ज पर प्रस्तावित है। दौरे के दौरान एक अहम सुझाव भी सामने आया है कि झारखंड जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे वियतनाम और ताइवान की जो डाउन स्ट्रीम मेटल और माइनिंग कंपनियों को भारत स्थानांतरित करने में नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकता है, खासकर अमेरिका द्वारा इन देशों पर संभावित टैक्स के मद्देनजर। न्यूज़पेपर बेचने वाले के बेटे ने क्रैक किया यूपीएससी। बोकारो के राजकुमार ने किया कमाल। जमशेदपुर के ऋत्विक को मिले 115वीं रैंक। यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 1009 कैंडिडेट्स का नाम मेरिट लिस्ट में शामिल है। मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर रिलीज की गई है। इसमें झारखंड के जमशेदपुर से ऋत्विक को 115वीं रैंक मिली है। वहीं बोकारो के राजकुमार महतो ने 597वीं रैंक हासिल की है। राजकुमार महतो के पिता अखबार बेचते हैं। वो चास प्रखंड स्थित तियाड़ा गांव में रहते हैं। वही ऋत्विक लोयाला स्कूल जमशेदपुर के जो है पूर्व छात्र रहे हैं। उन्होंने यूपीएससी 2023 भी क्रैक किया था और आईपीएस के लिए चुने गए थे। फिलहाल वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ऋत्विक ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई लोयाला स्कूल से की है। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से भूगोल से ग्रेजुएशन किया। उनके पिता अजय भागरके वन विभाग से रिटायर हुए हैं। राजकुमार महतो एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता रामपद महतो कभी दर्जी का काम करते थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण बाद में उन्होंने अखबार बेचने लगे। तमाम कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने का सपना नहीं छोड़ा। राजकुमार ने बताया है कि उनकी +2 तक की पढ़ाई चास स्थित जो है जीजीपीएस स्कूल से हुई है। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से स्नातक और इग्नू से एमए की पढ़ाई पूरी की है। हजारीबाग में हाथियों का आतंक। स्कूल और घरों में तोड़फोड़। 1.5 क्विंटल चावल खाया। ग्रामीणों ने रात भर जागकर बचाई जान। हजारीबाग जिले में हाथियों का झुंड आतंक मचा रहा है। बरकट्ठा और बर्री प्रखंड में पिछले 2 दिनों से 20 से 25 हाथियों का झुंड आबादी वाले क्षेत्र में घुस गया है। बरकट्ठा के छुथरी कटिया स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में हाथियों ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है। हाथियों ने स्कूल का दरवाजा और खिड़कियां तोड़ दी। गोदाम में रखे 1.5 क्विंटल चावल खा गए और अन्य सामान को भी नष्ट कर दिया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार के अनुसार ग्रामीणों ने पूरी रात आग जलाकर पहरा दिया। बर्री प्रखंड के बहराबाद और तेतरिया भंडारो गांव में भी हाथियों ने तबाही मचाई है। मशुमात कौशल्या देवी का घर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उनके घर में रखे अनाज और जरूरी सामान भी बर्बाद कर दिए गए हैं। अर्जुन यादव के घर की खिड़कियां जो है तोड़ दी गई और अनाज का भंडार को भी नष्ट कर दिया। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे हाथियों के पास ना जाएं और ना ही उनकी फोटो या सेल्फी ले। इससे हाथी और अधिक आक्रामक हो सकते हैं। यह झुंड पहले कोडरमा से बर्री की ओर भेजा गया था, लेकिन नियंत्रण ना होने के कारण यह आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच गया है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। टीम हाथियों के झुंड को सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास कर रही है। जमशेदपुर के खड़िया बस्ती हत्याकांड में बड़ी कामयाबी। पुरानी रंजिश में कारपेंटर की हत्या। 2 शूटर गिरफ्तार। देसी पिस्तौल बरामद। जमशेदपुर के ओलीडी थाना क्षेत्र में हुए कारपेंटर ननकू लाल हत्याकांड में पुलिस ने 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों में कृष्ण सिंह उर्फ लल्ला और जसवीर सिंह उर्फ विक्की है। पुलिस ने आरोपियों से 7.65 mm का देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। सिटी कुमार सिवासिस के मुताबिक मामले की जांच के लिए पटमदा डीएसपी के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई है। टीम ने तकनीकी सर्विलांस और गुप्त सूचनाओं के आधार पर दोनों आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने पुरानी रंजिश के कारण हत्या करना स्वीकार किया। जांच में पता चला है कि यह एक सुनियोजित हत्या थी। आरोपियों ने पहले रैकी की और फिर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि क्या इस हत्याकांड में कोई और भी शामिल हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक में संविधान बचाओ अभियान को लेकर बनी रणनीति। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी बैठक मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने संयुक्त रूप से की। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रदेश प्रभारी के राजू का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। बैठक में विशेष रूप से 19 अप्रैल को अहमदाबाद में आयोजित एआईसीसी की बैठक में पारित ऐतिहासिक प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस प्रस्ताव को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रस्तुत किया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके तहत कांग्रेस ने संविधान बचाओ अभियान चलाने का निर्णय लिया है। यह अभियान मोदी सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थानों के दुरुपयोग, लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण और सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांतों पर हो रहे हमलों के खिलाफ केंद्रित है।
बैठक में यह संकल्प लिया गया है कि झारखंड में इस अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। आम जनता को जागरूक कर लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट संघर्ष किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस ने दोहराया है कि यह संविधान लोकतंत्र और जनता की आवाज के संरक्षण के लिए पूरी निष्ठा से प्रतिबद्ध है। गुमला में सड़क निर्माण की मांग, 1 दर्जन गांव के लोग ने रांची नेतरहाट मार्ग किया जाम, 4 घंटे तक चला प्रदर्शन। गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड में सड़क निर्माण की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने मंगलवार को रांची नेतरहाट मार्ग को जाम कर दिया। जनसंघर्ष समिति सेरका बिशुनपुर के नेतृत्व में हारूप सहित 1 दर्जन गाँव के लोग बैनर और तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग प्रखंड मुख्यालय से हारूप तक 14 किलोमीटर सड़क के निर्माण की है। स्थानीय निवासी मंजिता देवी और बोधा ब्रिजिया ने बताया कि इस जर्जर सड़क की वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने वोट बहिष्कार की घोषणा की थी। तब प्रशासन ने 2025 में सड़क निर्माण शुरू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज होकर उन्होंने यह प्रदर्शन किया। इलाहाबादी वेंडर मार्केट में जगह पाने को 29 अप्रैल तक रांची नगर निगम में आवेदन कर सकते हैं फुटपाथ विक्रेता। रांची नगर निगम की ओर से मोरहाबादी में बिजली ऑफिस के समीप वेंडर मार्केट बनाया गया है। अब इसमें स्थानीय फुटपाथ विक्रेताओं को जगह आवंटित किया जाना है। इसके लिए निगम ने निर्धारित फॉर्मेट में विक्रेताओं से 29 अप्रैल तक जानकारी मांगी है। इसमें विक्रेता का नाम, पिता पति का नाम, राशन कार्ड संख्या, वर्तमान और स्थायी पता, मोबाइल और आधार नंबर, विक्रय स्थल और विक्रय सामग्री, वार्ड नंबर सहित अन्य जानकारी स्वघोषणा के साथ मांगी है। भरे हुए आवेदन निगम के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित DAYNULM शाखा के काउंटर में जमा करना होगा। निगम उन विक्रेताओं को वरीयता देगा जिनका वर्ष 2016 में सर्वेक्षण हुआ हो और सूची में नाम हो या PM स्वनिधि योजना के तहत पंजीकृत वेंडर हो या निगम से वेंडर ID कार्ड या सर्टिफिकेट हो। चौथी बार टली SAFF सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता मई के दूसरे पखवाड़े या जून के पहले सप्ताह में संभावित 3 से 5 मई 2025 के बीच होने वाली SAFF सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता को एक बार फिर अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। आयोजकों के अनुसार अब यह प्रतियोगिता मई के दूसरे पखवाड़े या जून के पहले सप्ताह में आयोजित की जा सकती है। हालांकि नई तिथि की आधिकारिक घोषणा फिलहाल नहीं की गई है। यह प्रतियोगिता अब तक चौथी बार स्थगित हो चुकी है। पहले इसे अक्टूबर-नवंबर 2023 में कराने की योजना थी, जो टल गई। इसके बाद 4 से 6 अक्टूबर 2024 की तारीख तय हुई, लेकिन आयोजन संभव नहीं हो सका। फिर जनवरी 2025 का प्रस्ताव आया, जिसे भी स्थगित करना पड़ा। अब मई 2025 की तारीखें तय की गई थी, जो फिलहाल रद्द हो चुकी है। स्थगन का कारण फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसमें प्रशासनिक तैयारियों में देरी और क्षेत्रीय समन्वय की दिक्कतें एक बड़ी वजह हो सकती है। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी, कोलकाता की कंपनी ने निवेशकों को ठगा। एक व्यक्ति से 3 लाख और दूसरे से 15 लाख हड़पे। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर कोलकाता की एक कंपनी ने कई निवेशकों के साथ बड़ी धोखाधड़ी की है। सुदना के पटेल नगर निवासी सत्येंद्र ठाकुर ने शहर थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। सत्येंद्र ने बताया कि उन्होंने 2014 से 2016 के बीच सोबरन कॉमट्रेड प्राइवेट लिमिटेड में 3 लाख रुपए का निवेश किया था। यह कंपनी कोलकाता के टोलीगंज में स्थित रिजेंट पैलेस में पंजीकृत थी। सत्येंद्र ने IDBI बैंक के माध्यम से पैसे जमा किए थे। कंपनी ने शुरुआत में सिर्फ 20,000 रुपए का भुगतान किया। इसके बाद पैसों का भुगतान बंद कर दिया। सत्येंद्र जब कोलकाता गए तो कंपनी के MD प्रियांशु राणा और CMD बीरेन मेहता ने भुगतान का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में उन्होंने फोन उठाना भी बंद कर दिया। अब कंपनी का कार्यालय भी बंद है। इसी तरह पलामू जिले के चामा गांव के 60 वर्षीय मोहन राम ने भी 15 लाख रुपए का निवेश किया था। कंपनी ने उन्हें हर महीने 5% रिटर्न का वादा किया था, लेकिन उन्हें 1 रुपए भी नहीं मिले। शिकायतकर्ता के अनुसार कंपनी ने कई अन्य लोगों के साथ भी इसी तरह की धोखाधड़ी की है। गिरिडीह में शादी के दिन ही दूल्हा हुआ लापता। 2 दिन बाद जंगल में मिली पेड़ से झूलती लाश। जहां घर में शहनाई बजनी थी, वहां जनाजा उठ गया। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र के पंदना टांड गांव में शादी के दिन एक युवक के लापता होने और फिर 2 दिन बाद उसकी लाश जंगल में मिलने से गांव में मातम पसर गया। मृतक की पहचान विजय मरांडी के रूप में हुई है, जो गोला मरांडी का पुत्र था। जानकारी के अनुसार रविवार को विजय की बारात खेतो गांव लोकाय थाना क्षेत्र जानी थी, लेकिन उसी सुबह वह घर से यह कहकर निकला कि वह कुछ जरूरी काम से जा रहा है। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा।
परिजनों ने उसे काफी तलाशा लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 2 दिन बाद गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर रोहनटांड़ जंगल में एक पेड़ से युवक की लाश लटकी मिली। शव को देखते ही ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर तीसरी प्रखंड के एसआई नंदजी राय, झामो प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल, मुखिया किशोरी शाह और पूर्व मुखिया प्रतिनिधि इब्राहिम अंसारी पहुंचे। शव पेड़ की टूटी टहनी से एक साड़ी के फंदे से सहारे लटका हुआ था और कई हिस्से सड़ गल चुके थे। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा है और मामले की जांच की जा रही है। चंपई सोरेन ने पहलगामा आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। कहा, यह नया भारत है जो और मजबूत बनकर उभरेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगामा में निहत्थे पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इस मामले को कायरतापूर्वक और मानवता पर सीधा प्रहार करार देते हुए शोक जताया है। एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए चंपई सोरेन ने लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगामा में निहत्थे पर्यटकों पर हुआ कायरतापूर्वक आतंकी हमला मानवता पर सीधा प्रहार है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। उन्होंने यह भी कहा है कि आतंकवाद फैलाने वालों को यह समझना चाहिए कि यह नया भारत है जो हर हमले के बाद और अधिक मजबूत होकर उभरता है। चंपई सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मामले की मॉनिटरिंग की सराहना करते हुए यह भी कहा है कि सरकार का संदेश साफ है, न भूलेंगे न माफ करेंगे। हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश की लहर है। वही राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र की तमाम हस्तियां इस घटना की निंदा कर रही हैं और केंद्र सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। गुमला में दिन दहाड़े युवक की हत्या, शादी से लौटते वक्त पत्थर से कुचलकर मारा। रांची के एक राइस मिल में करता था काम। गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। लोटवा गांव के 35 वर्षीय विनोद गोप की अज्ञात लोगों ने पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। विनोद रविवार को मजकीरा गांव से एक शादी समारोह में भाग लेने कोलेबिरा गए थे। वे जोगोटोली निवासी बिरसा मुंडा की बोलेरो गाड़ी से यात्रा कर रहे थे। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे वापस लौटने के बाद जोगोटोली में गाड़ी छोड़कर पैदल अपने घर जा रहे थे। दोपहर 12:30 बजे बनागुट्टू बाजार टांड से कुछ आगे करंज पेड़ के पास अज्ञात अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही बसिया पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया। इधर मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। विनोद रांची स्थित एक राइस मिल में काम करते थे। वे कुछ दिन पहले ही छुट्टी लेकर घर आए थे। उनके 2 छोटे बच्चे हैं। पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि किसने और किस कारण से इस घटना को अंजाम दिया है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस का पलटवार, प्रवक्ता डोली शर्मा बोली, बीजेपी झूठ बोल रही, ईडी का दुरुपयोग कर रही सरकार। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डोली शर्मा ने नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। धनबाद में जिला कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीतिक प्रतिशोध के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। डोली शर्मा ने स्पष्ट किया है कि यंग इंडिया एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड की संपत्तियों पर किसी का व्यक्तिगत दावा नहीं है। इन संपत्तियों को ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि इस मामले में किसी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा मोदी के खिलाफ बोलने के बाद ही सरकार ने यह मामला दोबारा खोला है। कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया है कि नेशनल हेराल्ड की स्थापना 1937 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई थी। उन्होंने केंद्र सरकार पर स्कूली किताबों से स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को हटाने का आरोप भी लगाया। डोली शर्मा के अनुसार भाजपा देश के सामने मौजूद महत्वपूर्ण मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस इस राजनीतिक साजिश का सीधे सामना करेगी और सत्य की जीत होगी। सिजुआ में धूल प्रदूषण से त्रस्त लोग सड़क पर उतरे। बीसीसीएल के मोदीडीह कोल डैम के सामने ग्रामीणों का प्रदर्शन। कोयला परिवहन से बढ़ी समस्या। धनबाद के बागमारा स्थित भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सिजुआ क्षेत्र में धूल प्रदूषण के विरोध में स्थानीय लोगों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। मोदीडीह कोल डैम के सामने हुए इस प्रदर्शन में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में झाड़ू और तख्तियां लेकर बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोयला परिवहन के दौरान बिना ढके वाहनों से धूल उड़ती है। साथ ही ओवरबर्डन की कटाई से भी धूल की समस्या बढ़ी है। इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। क्षेत्र में बीमारियां बढ़ रही है। एक स्थानीय महिला ने बताया कि रोज घर की सफाई करने के बावजूद धूल की मोटी परत जम जाती है। उन्होंने कहा है कि अब घर भी सुरक्षित नहीं रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर बीसीसीएल ने जल्द कदम नहीं उठाया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे।
गुमला में बाइक स्कूटी की टक्कर, चर्च के पादरी और छात्र की मौत, 2 जख्मी। रांची से आते वक्त हुआ हादसा। गुमला के सिसई रोड पर नेशनल हाईवे पर सोमवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। टुकुटोली तुंदुरिया के विलीवर्स चर्च के 50 वर्षीय पादरी सोमनाथ होनहंगा और जतरा टाना भगत हाई स्कूल के 16 वर्षीय छात्र अनमोल लकड़ा की मौत हो गई। हादसे में पादरी की पत्नी ज्योति होनहंगा और उर्सुलाइन जो कॉन्वेंट बालिका हाई स्कूल की 9वीं कक्षा की छात्र कंचन बाड़ा घायल हुई हैं। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना उस समय हुई जब पादरी दंपति रांची से एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर बाइक से लौट रहे थे। इसी दौरान स्कूटी पर सवार अनमोल और कंचन से उनकी सीधी टक्कर हो गई। स्कूटी की तेज रफ्तार के कारण टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चारों लोग सड़क पर जा गिरे। पादरी सोमनाथ की मौके पर ही मौत हो गई। अनमोल की मौत रिम्स ले जाते समय रास्ते में हुई। स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस को कई बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार घायलों को टेम्पो से गुमला अस्पताल पहुंचाया गया। मूल रूप से मनोहरपुर के रहने वाले पादरी सोमनाथ वर्तमान में गुमला के टुकोटोले स्थित विलीवर्स चर्च में सेवारत थे। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।